कवि संजय शांडिल्य का आज लिखावट के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। संजय शांडिल्य युवा कवि हैं और उनकी हम बहुत सारी कविताएं सुनेंगे। लिखावट के पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों के लिए मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। संजय शांडिल्य बिहार के हैं। बिहार के हाजीपुर में अध्यापन का काम करते हैं और साथ ही साहित्य, हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। संजय एक तरह से प्राणी शास्त्र, बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं और जब एक विज्ञान का छात्र कविता में आता है तो वो कविता को एक अलग ढंग से, एक अलग दृष्टि से देखता है। वो संजय की दृष्टि में वो चीजें दिखाई देती हैं। संजय की कविताओं में प्रेम की आहटें हैं, कई तरह की आहटें हैं। बेचैनियां हैं, प्रतीक्षा है, बिछोह भी है। लेकिन जो प्रेम करता है उसके लिए समाज और सामाजिक व्यवस्था भी बहुत मायने रखती है। तो हम एक ऐसे युवा कवि को आज सुनने जा रहे हैं जिनकी कविताएं हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में छपती रही हैं, जिसमें कुछ का नाम आज लेना प्रासंगिक होगा, जैसे आलोचना, आजकल, हंस, समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्थ, वसुधा, बहुवचन, कथा देश, बनासजन, पाखी, दोआबा इत्यादि अनेक पत्र पत्रिकाओं में, ई पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। अंधेरे के अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले, अंधेरों में ध्वनियों के बुलबुले, जनपद, विशिष्ट कवि, इश्क एक, रंग अनेक, काव्योदय, प्रभाती, सुहानी बरसात, आकाश की पीढ़ी, है बारिश, आकाश की सीढ़ी है बारिश, मेरे पिता, गीत कबीर, पल पल दिल के पास, इस तरह में संकलित हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTTI पुणे, जो महाराष्ट्र में है, इनकी एक कविता जो आदमी लौट आया है और एक लघु फिल्म का निर्माण भी किया है, जो FTTI के यूट्यूब पर उपलब्ध है और वहां उसे देखा सुना जा सकता है। जो आदमी लौट आया है, यह कविता समकालीन भारतीय साहित्य, जो जो साहित्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी की पत्रिका है, उसके जनवरी फरवरी 2020 के अंक में छपी है और उसके साथ इनकी और भी कविताएं छपी हैं। 4 कविता संग्रह, समय का पुल, लौटते हुए का होना, जाते हुए प्यार की उदासी से, एवं नदी मुस्कुराई, ये कविता संग्रह है जो जल्दी ही प्रकाशित होने वाले हैं। संजय शांडिल्य संपादक भी हैं और समय समय पर
संपादन का काम भी करते हैं, जैसे संधि वेला, पद चिन्ह, जनपद कवि, प्रस्तुत प्रश्न, चांद यह सोने नहीं देता, नंद किशोर नवल की संपूर्ण कविताएं, बेदर वो दीवार स एक घर, उर्दू की प्रतिनिधि गजलों का चयन एवं संपादन, कसौटी में संपादन सहयोग संजय का रहा है। जनपद हिंदी कविता का अर्धवार्षिक बुलेटिन और इत्यादि, इस तरह से कई तरह के संपादन दायित्वों से संजय जुड़े रहे हैं। एक और विशिष्ट बात है इनके बारे में, इनका रंग कर्म से गहरा जुड़ाव है। कई नाटकों में अभिनय किया है। हिंदी की प्रमुख कविताओं और काव्य पंक्तियों पर पोस्टर्स का निर्माण एवं उनकी प्रस्तुति, ये महत्वपूर्ण काम है। और बहुचर्चित कविताओं का काव्यात्मक गायन, तो रंगमंच, संगीत, गायन में कविता कर्म के इतर की जो विधाएं हैं उनमें भी संजय शांडिल्य का आना जाना रहता है। संजय, जैसा मैंने बताया, बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर शहर में रहते हैं। तो मैं इस युवा कवि का फिर से स्वागत करता हूं और कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं संजय शांडिल्य। मैं संजय शांडिल्य आपके सम्मुख हूँ, आपके सामने हूँ। आज अपनी कुछ कविताएं लेकर, कविताओं के बारे में अपनी कुछ बातें लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं लिखावट संस्था जो है और जिसने इतना अच्छा काम किया है और जो इतना अच्छा काम कर रही है, उसके लिए मैं लिखावट संस्था को और लिखावट संस्था से जुड़े तमाम वरिष्ठ कवियों को, लेखकों को और मित्रों को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए और अपनी कविताएं पढ़ने के लिए मुझे आमंत्रित किया। यह संस्था रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मिथिलेश जी तीनों ने मिलकर इसको शुरू किया था और आज यह संस्था अपने महत्वपूर्ण कामों के जरिए हिंदी भाषा और हिंदी भाषी जनता के दिलों में उतर चुकी है। इससे हिंदी के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, बल्कि कहें कि हिंदी कविता की जो मुख्य धारा के कवि हैं और जो लिख पढ़ रहे हैं बेहद अच्छे तरीके से, वे सब इससे जुड़े हुए हैं। मैं इससे जुड़े तमाम साथियों का, खासकर मिथिलेश बाबू का, मैं इस बात के लिए मैं धन्यवाद उनको देता हूं कि उन्होंने मुझको अपनी बात रखने के लिए और काव्य पाठ के लिए अवसर दिया। मित्रों, कविता लेखन मेरे लिए क्या है? मैं बार बार इस बात को सोचता हूं कि कविता लिखना मेरे लिए क्या है। मित्रों, साहित्य ही क्या है मेरे लिए? मैं इस बारे में भी विचार करता हूं। साहित्य सहित शब्द से बना है।
और सहित हित शब्द से। इसका अर्थ यह हुआ कि साहित्य में सबको साथ लेकर चलने की भावना होती है, और जो हित की बात करे, जो सार्वजनिक हित की बात करे, जो वंचितों, जो शोषितों, जो पीड़ितों के हित की बात करे, वही साहित्य होता है। और सबको साथ लेकर चलने की भावना जिस लेखन में होता है, वह साहित्य होता है। आखिर कविता क्या है मेरे लिए? क्या यह केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, या मेरे लिए यह रुचि का विषय है? यह मेरे लिए क्या है? मैं बार बार सोचता हूं। मुझको इसका जवाब राइनर मारिया रिल्के, जो प्रसिद्ध जर्मन कवि थे, उनकी पत्रों की एक किताब, उनके जो पत्र संकलन हैं, कई पत्र संकलन हैं, उनमें से एक पत्र संकलन ऐसा मिला मुझको जिसमें उनके 10 पत्र थे, जिसका अनुवाद राजी सेठ ने किया था, और यह किताब भारतीय ज्ञानपीठ से छपी थी। हिंदी में उस किताब का नाम है पत्र युवा कवि के नाम, जिसके पहले पत्र में उन्होंने अपने मित्र, युवा मित्र कापुस को लिखा था। ये सारे पत्र कापुस को लिखे गए थे, जिसमें पहले पत्र में उन्होंने लिखा था, उसको परामर्श देते हुए लिखा था कि तुम यदि यह महसूस करो कि कविता लिखे बगैर तुम जी सकते हो, तो कविता मत लिखो। यदि तुमको ऐसा लगता है कि कविता लिखे बगैर तुम नहीं जी सकते हो, तभी कविता लिखो। यानी कविता लिखना पानी पीने की तरह ही नहीं हो, बल्कि सांस लेने की तरह हो, तभी तुम कविता लिखना। यानी कविता लिखना अगर जीवन मरण का प्रश्न हो तुम्हारे लिए, तभी तुम कविता लिखो। मित्रों, मैं ऐसा मानता हूं कि काव्य लेखन या लेखन मात्र मेरे लिए जीवन मरण का ही प्रश्न है। मैं लिखूंगा तभी बचूंगा। मैं बार बार अपने मित्रों को कहता हूं कि मेरी हत्या करने के लिए पिस्तौल और गोली की जरूरत नहीं है, और तलवार की जरूरत नहीं है। मेरी हत्या इस बात से भी हो सकती है, और इस काम से भी हो सकती है कि आप मेरे हाथ से मेरी कलम छीन लीजिए। तो काव्य लेखन मेरे लिए यही है, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं लिखता हूं इसीलिए क्योंकि लिखे बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, लिखे बगैर मैं जी नहीं सकता हूं। मित्रों, तो मिथिलेश सर ने मिथिलेश अभी सर ने मेरा अभी परिचय दिया मेरा है, परिचय दिया है, और देते हुए मेरी कविताओं के बारे में भी बहुत सारी बातें कही हैं, मेरे संपादन कर्म के बारे में भी बहुत सारी बातें कही हैं। मैं अपनी पहली कविता से ही आपको आमंत्रित करता हूं। कविता का शीर्षक है आमंत्रण। आमंत्रण। शब्द ही मेरा घर है, शब्द ही मेरा घर है। सबसे ज्यादा सभी रंगों में मैं वहीं मिलता हूं। शब्द ही मेरा घर है, सबसे ज्यादा सभी रंगों में मैं वहीं मिलता हूं। तुम भी वहीं आ जाना। एक छोटी सी कविता के साथ मैंने अपने काव्य घर में
आपको आमंत्रित किया है। मेरी दूसरी कविता है जो बिहार विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के द्वारा प्रकाशित होती है, नया प्रस्थान। इसमें मेरी एक कविता है। मैं प्रारंभिक रूप से कुछ ऐसी कविताओं का पाठ करूंगा जो आगे के मेरे काव्य पाठ को भी निर्देशित करेगा। मैं हर तरह की कविताएं आपको आज सुनाऊंगा। एक कविता है, तय करना होगा। देश और समाज की जो स्थिति है, जो अनिर्णय की स्थिति है, उसको लेकर मेरी एक कविता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तय करना होगा, तय करना होगा, हम इस पार हैं या उस पार। तय करना होगा, हम इस पार हैं या उस पार। हां के साथ या नहीं के साथ। यह तय करने का वक्त है दोस्त, और आवाज उठाने का। चुप बैठने से अनेक गलत फहमियां पैदा हो रही हैं एक साथ। चुप बैठने से अनेक गलत फहमियां पैदा हो रही हैं एक साथ। जानता हूं यह जो चुप्पी है, बीच का वह रास्ता है जिसमें विचार की नदी बहती है। जानता हूं यह जो चुप्पी है, बीच का वह रास्ता है जिसमें विचार की नदी बहती है। और यह भी कि इससे अंतहीन विचारों की असंख्य नदियां निकलती हैं दसों दिशाओं में। हम अपने दमदार विचारों के साथ इनमें गोते लगाते रहेंगे, और बहुत जल्द यह समय अपने कूड़ेदान में हमें फेंक देगा। केवल रचना में भी बात कहने का वक्त यह नहीं है दोस्त। केवल रचना में भी बात कहने का वक्त यह नहीं है दोस्त। हमें किसी न किसी ओर होना पड़ेगा सदैव। हमें किसी न किसी ओर होना पड़ेगा सदैव। सच और झूठ में एक को चुनना ही पड़ेगा। सच और झूठ में एक को चुनना ही पड़ेगा। यह चुनने का वक्त है दोस्त, और कार्रवाई करने का। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आपको आज अपनी कुछ महत्वपूर्ण, या आप जिन कविताओं को महत्वपूर्ण समझते हैं वैसी कविताएं तो सुनाऊंगा ही, मैं आपको अपनी कुछ नई कविताएं भी सुनाऊंगा। मैं ऐसी कविताएं भी सुनाऊंगा जो पत्र पत्रिकाओं में स्वीकृत हैं, और ऐसी भी जिन्हें अभी लिखा ही गया है। संजय मेरी जी, एक जी संजय जी, जी मैं दो मित्रों का स्वागत करना चाहता हूं। जी जी लखनऊ से कौशल किशोर, कवि, लेखक, संपादक, पत्रकार। जी प्रणाम। और पटना से मुकेश प्रत्यूष, कवि। जी भैया प्रणाम। हाँ, अब आप पढ़ें। मैं अभी आए हुए तमाम अपने अग्रजों का स्वागत करता हूं। मुकेश प्रत्यूष भाई मेरे अभिभावक जैसे हैं, और वे लगातार मेरी कविताओं पर पैनी दृष्टि रखते हैं और महत्वपूर्ण सुझाव भी देते रहते हैं। मेरी एक कविता है जो 1999 में प्रकाशित अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले नामक संग्रह
जिसका संपादन डॉक्टर नंद किशोर नवल ने किया था। उसमें एक कविता थी साबुन। साबुन, इस कविता को आप इस रूप में भी देखें कि समाज का जो वंचित वर्ग है, जो हमारी सेवा करता है, उसके प्रति हम कैसा भाव रखते हैं, इस भाव के रूप में और उसकी सेवा के रूप में हम इस कविता को देख सकते हैं। साबुन। साबुन विविध रंगों गंधों में उपलब्ध एक सामाजिक वस्तु है। साबुन विविध रंगों गंधों में उपलब्ध एक सामाजिक वस्तु है। आप ज्यों ही फाड़ते हैं रैपर, किसी जिन्न की तरह यह पूछ बैठता है हुक्म। आप ज्यों ही फाड़ते हैं रैपर, किसी जिन्न की तरह यह पूछ बैठता है हुक्म। यह वर्षों से पूछता आया है हुक्म। यह वर्षों से पूछता आया है हुक्म। कभी सुनी है आपने इसकी आवाज? आप हमेशा हड़बड़ी में होते हैं, इसलिए सपेरे की तरह दबोच लेते हैं इसे। यह दुबक जाता है मुट्ठी में घोंघा बनकर। यह दुबक जाता है मुट्ठी में घोंघा बनकर। इसे घुमा घुमा कर जब माज रहे होते हैं देह, चुपचाप आंखें मिचमिचाते यह देख रहा होता है आपका सब कुछ। फिर रहा होता है नो एंट्री जोन्स में भी बेबस। साबुन ने कभी नहीं मानी कोई व्यवस्था। आप याद कीजिए पुरुष सूक्त की व्यवस्था। साबुन ने कभी नहीं मानी कोई व्यवस्था। जितना यह निखार सकता है आपको, उतना ही शादी में श्राद्ध के मंत्र बांचते किसी पंडित को। साबुन ने कभी नहीं मानी कोई व्यवस्था। जितना यह निखार सकता है आपको, उतना ही शादी में श्राद्ध के मंत्र बांचते किसी पंडित को, या हफ्तावार नहाते किसी मुल्ले को। कोई चोर भी स्मार्ट दिख सकता है इससे। इससे धुल सकते हैं किसी बलात्कारी के दागदार कपड़े भी। कोई वेश्या भी हो सकती है चकाचक। घिसकर अपने आखिरी दिनों में भी यह तैयार रहता है बाथरूम के किसी ताखे पर। घिसकर अपने आखिरी दिनों में भी यह तैयार रहता है बाथरूम के किसी ताखे पर, या आंगन में मोरी के पास आप उठते हैं और उठाकर गुनगुनाते हुए मांज लेते हैं हाथ। इसके माथे पर शिकन तक नहीं आती। किसी दिन इसी तरह यदि मांजते हुए हाथ यह छिटककर गिर पड़ता है कचरे की दुनिया में, तब आप कितना झल्ला उठते हैं इस पर, और कितनी कातर दृष्टि से यह निहारता रह जाता है आपका चेहरा। मित्रों, इन कविताओं के बाद मैं चाहता हूं कि आपको अपनी कुछ और भी कविताएं सुनाऊं। मिथिलेश सर ने अभी साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य में प्रकाशित मेरी 3 कविताओं की चर्चा की है। उनमें 2 प्रेम कविताएं हैं। एक कविता है तुम्हें नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता जो मैं लिखता हूं, गाता हूं, बनाता हूं, उसमें किसी को पुकारता हूं। तुम्हें नहीं लगता जो मैं लिखता हूं, गाता हूं, बनाता हूं, उसमें
किसी को पुकारता हूँ। विषय जो हो मेरी हर कविता प्रेम कविता है। विषय जो हो मेरी हर कविता प्रेम कविता है। हर गीत प्रेम गीत है। हर निर्मिति प्रेम ही के निमित्त है। तुम्हें नहीं लगता? सारे शब्द सारे सारे शब्द सारी धुनें सारे रंग तुम्ही को पुकारते हैं। तुम्हें नहीं लगता? आ जाओ, बहुत हुआ, अब आ जाओ। सुन रही हो? आ जाओ। मित्रों, अभी एक कविता है प्रेम में झूठ। यह कविता भी समकालीन भारतीय साहित्य के उसी अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रेम में झूठ। तुम कहती हो तुम्हारा प्रेम सबके लिए है। तुम कहती हो तुम्हारा प्रेम सबके लिए है। उसकी छाया सब पर समान पड़ती है। मैं जानता हूं तुम झूठ बोलती हो। मैं जानता हूं तुम झूठ बोलती हो। मेरा प्रेम छुपाती हो सबसे। जानती हो, मैं भी जब महसूस करता हूं कि मेरे प्रेम पर लगातार नजर है सबकी, मैं भी कहने लगता हूं मेरा प्रेम तो सबके लिए है, किसी एक के लिए बिल्कुल नहीं है। जानती हो, मैं भी तब झूठ बोलता हूं। मित्रों, एक कविता है। मैं चाहता हूं कि आपको अपनी नदी विषयक कुछ कविताएं पहले सुनाऊं। नदी विषयक कविताओं का भी मेरा एक संकलन आ रहा है। जैसा कि मिथिलेश बाबू ने कहा, नदी मुस्कुराए शीर्षक से। मेरे 4 कविता संग्रह अभी प्रकाशकों के यहाँ हैं। समय का पुल, लौटते हुए का होना। तीसरा कविता संग्रह है, प्रेम कविताओं का संग्रह है, जाते हुए प्यार की उदासी से। और चौथा जो कविता संकलन है वह है नदी विषयक कविताओं का संकलन। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। एक कविता है नदी मुस्कुराई, जिससे उस संग्रह का नाम है। यह कविता नदी विषयक भी है और नारी विषयक भी है और नारी मुक्ति विषयक भी। आप किसी रूप में इसको देख सकते हैं। नदी मुस्कुराई। नदी, क्या हो तुम? नदी, क्या हो तुम? माँ हो या बहन, बेटी हो या दोस्त हो मेरी। घर के बारे में सोचता हूं और सोचने लगता हूं तुम्हारे बारे में। घर के बारे में सोचता हूं और सोचने लगता हूं तुम्हारे बारे में। परिवार के बारे में विचारता हूं, ज़हन में तुम्हारा भी ख्याल आता है। देश का ध्यान करता तो पहले तुम्हारा चित्र उभरता है मन के मानचित्र पर। जीवन के रूप में तुम ही सामने आती हो। मृत्यु के बाद तुम्हारी ही गोद अंतिम सत्य लगती है।
नदी क्या हो तुम कि सारे रास्ते तुम्ही तक जाते हैं विचारों के। नदी क्या हो तुम कि सारे रास्ते तुम्ही तक जाते हैं विचारों के। नदी मुस्कुराई, नदी मुस्कुराई और बोली धीरे से, इतने धीरे से कि केवल मैं सुन सकता था उसकी आवाज। उसकी मुस्कुराहट केवल मैं देख सकता था। उसने वेग स्वर में कहा, उसने वेग स्वर में कहा, तुम ठीक समझते हो कवि, मैं स्त्री हूं, सिर्फ स्त्री। तुम ठीक समझते हो कवि, मैं स्त्री हूं, सिर्फ स्त्री, जो विचारों में मिलती है प्रायः, जो विचारों में मिलती है प्रायः या रास्तों में। उसने वेग स्वर में कहा, तुम ठीक समझते हो कवि, मैं स्त्री हूं, सिर्फ स्त्री, जो विचारों में मिलती है प्रायः या रास्तों में। मित्रों, मेरी अगली कविता भी नदी विषयक कविता ही है। इस कविता का शीर्षक है उस घाट का कोई नाम नहीं। उस घाट का कोई नाम नहीं। ठीक ठाक हैं कविताएं, मैं आगे पढ़ूं। उस घाट का कोई नाम नहीं। यह रास्ता जिस घाट तक जाकर खत्म हो जाता है, उस घाट का कोई नाम नहीं। यह रास्ता जिस घाट तक जाकर खत्म हो जाता है, उस घाट का कोई नाम नहीं। उसके करीब कई घाट हैं नामों वाले। उसके करीब कई घाट हैं नामों वाले, पर उस घाट का कोई नाम नहीं। उस घाट पर एक मंदिर है प्राचीन। उस घाट पर एक मंदिर है प्राचीन, नाम शिव मंदिर। और बगल में एक मस्जिद है मुगल कालीन। और बगल में एक मस्जिद है मुगल कालीन, नाम पत्थर की मस्जिद। रंग रंग के पंछी हैं उस घाट पर। रंग रंग के पंछी हैं उस घाट पर, सबके कुछ न कुछ नाम होंगे जरूर। रंग रंग के पंछी हैं उस घाट पर, सबके कुछ न कुछ नाम होंगे जरूर, उनकी भाषा में या हमारी भाषा में। अपने नामों के पंखों पर सवार वे उड़ते होंगे सारे जहान। अपने नामों के पंखों पर सवार वे उड़ते होंगे सारे जहान में। भांति भांति की सुंदरियां कई कारणों से वहां जमी रहती। भांति भांति की सुंदरियां कई कारणों से वहां जमी रहती, बतियाती हुई एक दूसरी से नामों के आलोक में। अनेक बहानों से पुरुष दिन भर जमघट लगाए रहते नामों के संबोधनों के साथ। उस घाट से गुजरती रहती नदी। उस घाट से गुजरती रहती नदी, उसके साथ गुजरता रहता उसका नाम। उस घाट से गुजरती रहती नदी, उसके साथ गुजरता रहता उसका नाम। जो वहां आता है नाम के साथ आता है। जो वहां आता है नाम के साथ आता है। जो जाता है नाम ही के साथ चला जाता है। रहने वाला नाम के साथ रहता आया है अनंत काल से, सिवा उस घाट के जिसका
कोई नाम नहीं। तो मित्रों, ये मेरी कुछ नदी विषयक कविताएं थी। मैंने हर तरह की कविताएं लिखी हैं और मैं फिर आता हूं अपनी प्रेम कविताओं की तरफ। फिर कुछ प्रतिरोध की कविताएं आपको सुनाऊंगा। मेरी ये कविता है, जिस दिन तुम जाओगी। यह प्रेम कविता है। जिस दिन तुम जाओगी, जिस दिन तुम जाओगी, उस दिन भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस दिन तुम जाओगी, उस दिन भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बात ऐसे करूंगा जैसे हम केवल दोस्त रहे इतने दिन। देखूंगा भी इस तरह जिस तरह औरों को देखा करता हूं। जिस दिन जाओगी, उस दिन एकदम नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे बगैर अब कैसे कटेगा समय का पहाड़। जिस दिन जाओगी, उस दिन एकदम नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे बगैर अब कैसे कटेगा समय का पहाड़। सागर अपार एकाकीपन का कैसे पार होगा। जंगल तुम्हारे न होने का कैसे रोशन होगा। एकदम नहीं पूछूंगा। जिस दिन जाओगी, उस दिन भी मेरे होठों पर वही मुस्कान होगी जिस पर तुम फिदा रही अब तक। जिस दिन जाओगी, उस दिन भी मेरे होठों पर वही मुस्कान होगी जिस पर तुम फिदा रही अब तक। और तुम्हारे फिदा होने के अंदाज पर शायद मैं भी फिदा रहा। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद सब एक एक कर मेरी ओर देखेंगे और पाएंगे मैं तब भी कमजोर नहीं हुआ। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद सब एक एक कर मेरी ओर देखेंगे और पाएंगे मैं तब भी कमजोर नहीं हुआ हूं। हालांकि तुम यह जानती हो और बेहतर जानती हो कि एकदम कमजोर क्षणों में मैं बेहतरीन अभिनय करता हूं। मित्रों, आपके लिए अब जो कविता है वह है एक कविता है आग्रह। आग्रह एक और प्रेम कविता। अब मान जाओ, अब मान जाओ, इतना गुस्सा, इतनी उदासी अब खत्म करो। आओ हम फिर बैठें और बतियाएं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक प्रयास फिर से करें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक प्रयास फिर से करें। इस अंतिम प्रयास में हम जरूर सफल होंगे। इस अंतिम प्रयास में हम जरूर सफल होंगे। और यकीन करो, हर बार अंतिम ही प्रयास में मैं सफल हुआ हूं। इस अंतिम प्रयास में हम जरूर सफल होंगे और यकीन करो, हर बार अंतिम ही प्रयास में मैं सफल हुआ हूं। तो आओ इस अंतिम के लिए फिर से शुरुआत करें। तो आओ इस अंतिम के लिए फिर से शुरुआत करें। और यह वादा है तुमसे कि यदि हम असफल ही रहे। और यह वादा है तुमसे कि यदि हम असफल ही रहे तो मुक्त हो जाएंगे एक दूसरे से। मेरी डाल से तुम उड़ जाना सदा के लिए अनंत में। मेरी डाल से तुम उड़ जाना सदा के लिए अनंत में। मैं खुद ही सूख कर ठूंठ हो जाऊंगा। वैसे मैं यह जानता हूं प्रिय, वैसे मैं यह जानता हूं प्रिय,
न तुम उड़ने वाली हो कहीं, न मैं सूखने वाला हूं कभी। मित्रों, अब मैं अपनी एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो हंस में प्रकाशित हुई थी। हंस के 2018 के नवंबर के अंक में यह कविता हंस में प्रकाशित हुई थी। यह कविता नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश को समर्पित है। इस कविता का शीर्षक है मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, आज जब चल रहा था घर से, मुझे मत मारो। आज जब चल रहा था घर से, तो पता नहीं था तुम मिल जाओगे। मुझे तो लगता ही नहीं था कोई मार भी सकता है मुझे, कैसी गलत फहमी में मैं जी रहा था। जब निकल रहा था तो बेटे ने कहा था, जब निकल रहा था तो बेटे ने कहा था, पापा आज लौटकर मेला ले चलना। पत्नी ने कहा था, आओगे तो आटा लेते आना, पिताजी चावल नहीं रोटी खाते हैं। भाई ने कहा था, आकर अपनी नई कविताएं फाइनल करके सभी अच्छी पत्र पत्रिकाओं को भेज दीजिए। संग्रह आने से पहले कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छा जानी चाहिए। देखो, मैंने किसी को नहीं बताया है कि मेरे जाने के बाद वे कहाँ कहाँ मेरा पैसा खोजेंगे। देखो, मैंने किसी को नहीं बताया है कि मेरे जाने के बाद वे कहाँ कहाँ मेरा पैसा खोजेंगे। मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो, मैं बहुत जल्द यह सब कर लूंगा। पूछूंगा भी नहीं कि भाई मुझे मार क्यों रहे हो। मैं जानता हूं, मैं लिखता हूं, मैं जानता हूं, मैं लिखता हूं, जानता हूं तुम्हारे खिलाफ हूं, जानता हूं तुम सरकार के आदमी हो। भरोसा रखो, और मुझ जैसे आदमी पर तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखो, और मुझ जैसे आदमी पर तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। मुझे स्वयं के जाने का तनिक भी भय नहीं, मुझे स्वयं के जाने का तनिक भी भय नहीं, पर जो बचा हुआ है उसके बिलट जाने का बहुत भय है। आज छोड़ दो, बहुत जल्द तुम्हारे सामने अपना सीना लेकर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मित्रों, अब हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब कुछ और कविताएं पढ़ी जानी चाहिए और आप सबको मुक्त कर सकूं मैं आज के काव्य पाठ से। कुछ कविताएं हैं जो पत्रिकाओं में, पत्र पत्रिकाओं में स्वीकृत हैं। बनास जन में, आलोचना में, वागर्थ में। तो उनमें से कुछ कविताएं आपको मैं सुना रहा हूं। एक कविता है नदी, समुद्र और आकाश। आपसे आग्रह है कि कुछ और कविताएं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उन्हें आपका ध्यानाकर्षण चाहिए। नदी, समुद्र और आकाश। हर रास्ता एक नदी तक जाता है जरूर। छोटी छोटी कुछ कविताएं अब मैं पढ़ूंगा। हर रास्ता एक नदी तक जाता है जरूर, हालांकि हालांकि हर नदी स्वयं एक रास्ता है। हर रास्ता
एक नदी तक जाता है जरूर, हालांकि हर नदी स्वयं एक रास्ता है। हर नदी अपने समुद्र में लय हो जाना चाहती है। हर नदी अपने समुद्र में लय हो जाना चाहती है, हालांकि हर नदी को अपना समुद्र नसीब नहीं होता। हर समुद्र लहरों से उड़ जाना चाहता है आकाश में। हर समुद्र लहरों से उड़ जाना चाहता है आकाश में, हालांकि वहां वह पहुंच ही जाता है रूप बदलकर। मित्रों, अगली कविता है जिसका शीर्षक है समुद्र, फूल और चिड़िया। समुद्र, फूल और चिड़िया। बस 2-3 कविताएं पढ़कर मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। समुद्र, फूल और चिड़िया। एक जन्म में मुझे आना था समुद्र के रूप में। एक जन्म में मुझे आना था समुद्र के रूप में। मैं बादल के रूप में आया, हालांकि बादल के रूप में आया समुद्र ही के कारण। अगले जन्म में मुझे चिड़िया के रूप में आना था। अगले जन्म में मुझे चिड़िया के रूप में आना था। मैं फूल के रूप में आ गया, हालांकि फूल के रूप में आया चिड़िया ही के कारण। इस जन्म में मुझे मनुष्य के रूप में आना था। इस जन्म में मुझे मनुष्य के रूप में आना था। मैं आया मनुष्य ही के रूप में, हालांकि मनुष्य के रूप में आया समुद्र, फूल और चिड़िया ही के कारण। एक आध कविता और पढ़ूं। मित्रों, मेरी एक कविता है जो काफी चर्चित भी हुई थी और कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई थी। मेरे नए संग्रह लौटते हुए का होना में यह संकलित भी है। एक कविता है नींद और मृत्यु। इसके 2 छोटे छोटे खंड हैं, नींद और मृत्यु। पहला खंड, नींद एक मृत्यु है। नींद एक मृत्यु है, छोटी सी मृत्यु। जैसे मृत्यु एक नींद है अंतहीन। इस नींद से जागकर मैं उठता हूं इस पार। इस नींद से जागकर मैं उठता हूं इस पार। उस नींद के बाद कभी उठूंगा उस पार भी। इस नींद में मुझे मृत्यु के स्वप्न आते हैं अक्सर। इस नींद में मुझे मृत्यु के स्वप्न आते हैं अक्सर, पर हर बार मैं जीवित हो उठता हूं इनमें। क्या उस नींद में मुझे स्वप्न आएंगे जीवन के? उस नींद में, क्या उस नींद में मुझे स्वप्न आएंगे जीवन के? आएंगे तो क्या होगा उनमें और कौन होंगे? तुम्हारी अनुपस्थिति का कोई स्वप्न कैसे जीवंत हो सकता है प्रिय मेरी पृथ्वी? तुम्हारी अनुपस्थिति का कोई स्वप्न कैसे जीवंत हो सकता है प्रिय मेरी पृथ्वी? इसलिए आना, उस नींद में भी आना और स्वप्न में जगाना, मुझे बार बार जगाना। दूसरा खंड इस कविता का नदी है। नींद एक नदी है, जैसे नदी एक बहुत गहरी नींद। नींद एक नदी है, जैसे नदी एक बहुत गहरी नींद।
दृश्यादृश्य जिसमें तैरते हैं दिशाहीन। नींद एक नदी है, जैसे नदी एक बहुत गहरी नींद। दृश्यादृश्य जिसमें तैरते हैं दिशाहीन। और मृत्यु, मृत्यु महासमुद्र है। मृत्यु महासमुद्र है, नमकीन और अथाह, जिसमें डूबा हुआ कोई एकदम लय हो जाता है, प्रेम में होने की तरह। मित्रों, कई कविताएं आपको मैं सुना चुका हूं, और एक कविता है हम मिलेंगे। यह वागर्थ के अगले अंक में यह कविता अन्य कविताओं के साथ आ रही है। हम मिलेंगे। हिंदी की सभी पत्र पत्रिकाओं में, हिंदी की प्रतिष्ठित सभी पत्र पत्रिकाओं में अनेक बार मेरी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, और लोगों ने, और हिंदी भाषियों ने, हिंदी भाषी जनता ने और कवियों ने बहुत प्रेम और सम्मान दिया है उन कविताओं को। मेरी एक कविता है हम मिलेंगे। यह एक प्रेम कविता है, आप देखिए। हम मिलेंगे। पानी और फसल बनकर, मिथिलेश बाबू के लिए विशेष रूप से आप देखिए इस कविता का स्थापत्य, और इस कविता में जो गहनता है, इस कविता में जो बात है, उसको जरा सा आप देखें। पानी और फसल बनकर किसी मेड़ पर हम मिलेंगे और लहलहा उठेंगे। पानी और फसल बनकर किसी मेड़ पर हम मिलेंगे और लहलहा उठेंगे। नमी और प्रकाश बनकर मिलेंगे किसी शाख पर। नमी और प्रकाश बनकर मिलेंगे किसी शाख पर, और खिल उठेंगे बेसाख्ता। हम भूख और भोजन होकर किसी देह में मिलेंगे। हम भूख और भोजन होकर किसी देह में मिलेंगे और तृप्त हो जाएंगे आत्मानंत में। एक दिन नदी और समुद्र रूप में किसी छोर पर मिलेंगे। एक दिन नदी और समुद्र रूप में किसी छोर पर मिलेंगे और अछोर हो जाएंगे परस्पर। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, किसी और ही जीवन में मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। हम मिलेंगे, किसी और ही जीवन में मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। हम जरूर मिलेंगे प्रिय, हम जरूर मिलेंगे। तो मित्रों, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं अपना काव्य पाठ आज यहीं समाप्त करूं। शुक्रिया संजय जी, आपकी कविता और आपकी कल्पनाशीलता अद्भुत है। मिलेंगे हम मेढ़ों पर, देह में, किनारों पर, मिलेंगे जरूर कहीं ना कहीं। हमारे साथ लखनऊ से कौशल किशोर जी जुड़े हैं, बेहतरीन कवि हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, अगर वो उपस्थित हैं तो। कौशल जी, मैं चाहूंगा कि एक संक्षिप्त वक्तव्य आपका हो जाए। हाँ, मिथिलेश जी नमस्कार। जी नमस्ते। और नमस्ते। संजय जी हैं, मुकेश जी हैं, मुकेश प्रत्युष जी, दोनों मित्रों को भी नमस्कार। मैंने अभी संजय जी की कविताएं, और उसमें इतने रंग हैं, और जीवन के रंग, कल्पना के रंग, और एक
जैसा वो कहते भी है ना कि प्रेम, जैसे शुरुआत ही उन्होंने की है कि भाई जब वो शुरुआत कर रहे थे तो मुझे मुक्तिबोध की वह पंक्ति तय करो किशोर हो तुम, और जिसे बाद में बल्ली सिंह चीमा हमारे मित्र ने उसे आगे बढ़ाया कि तय करो किशोर हो तुम, आदमी के साथ हो या कि आदमखोर हो, है ना। तो दरअसल और वो बात आपने पहली कविता में ही कहते हैं कि इस वक्त को परिभाषित करते हैं कि यह वक्त कैसा है और चुनने और कार्रवाई करने का। तो इस चुनने की बात क्या है? तो स्वाभाविक तौर पर एक पक्षधरता की बात है, प्रतिबद्धता की बात है, और वो जो उसी को आगे जब ले जाते हैं दाभोलकर, कलबुर्गी, गोविंद पानसरे तक चीजों को ले जाते हैं, तो एक कविता में जहाँ एक प्रतिरोध का स्वर है, वहीं पर प्रेम की गहन अनुभूति और जीवन के प्रति एक उसे क्या माने एक भावनात्मक लगाव और एक नदी विषयक, जैसे नदी और प्रेम की अनेक छवियां कविता में उभरती है। उसमें समुद्र है, बादल है और एक कल्पना की उड़ान, जीवन और मृत्यु के बीच के जो प्रसंग है। क्योंकि आपकी कविताएं ऐसी हैं और उसमें जो गहनता है, बिंब है, रूपक हैं और जो पूरा संजाल आप ले आते हैं कविता में, तो तात्कालिक रूप से उस इन कविताओं पर टिप्पणी करना भी मुझे लगता है आसान नहीं है, क्योंकि यह कविताएं पाठ की भी मांग करती है कि आप एक दो पाठ और करें, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पंक्तियों के बीच भी अर्थ छिपे हुए हैं। एक पंक्ति और दूसरे पंक्ति में जो है वहां पर भी, और ये कविता की बात भी होती है। कविता सारी चीज, कविता की यही कला भी है कि वह कम शब्दों में ज्यादा बड़ी बात, ज्यादा गहन और सघन बात कह दे, है ना। शब्दों का कम से कम इस्तेमाल कविता में हो, और इसीलिए कविता एक पाठ में खुलती भी नहीं है और बार बार पाठ की जरूरत होती है। लेकिन मैंने जैसे साबुन कविता सुना, तो जैसे एक निर्जीव वस्तु के माध्यम से जो सजीव बातें, जीवन की जो सजीवता है, उसको ले आने की कोशिश है। प्रेम की, जैसे शुरू में कहा, अनेक छवियां आती हैं स्त्री पुरुष संबंधों से, और नदी भी वह सिर्फ नदी नहीं है, समुद्र सिर्फ समुद्र नहीं है, वहां वह कहीं न कहीं उसमें जीवन के तत्व हैं। उसको कभी संजय जी ले आते हैं। तो संजय जी की कविताएं तो हम लोग पत्र पत्रिकाओं से में पढ़ते भी रहे हैं, जैसे कि इस देश का मौसम खराब हो गया है ना, ऐसी ऐसी पंक्तियां। तो कई ऐसी पंक्तियां हैं, मुहावरे हैं, लेकिन वो मुहावरे जटिल नहीं हैं, वो आपको संप्रेषित होते हैं, वो हमारे जीवन, जगत, समाज। तो एक जैसे आपकी प्रेम कविता है और प्रतिरोध की कविता, तो प्रेम भी आज प्रतिरोध का ही प्रतीक है। बिल्कुल, प्रेम तो सबसे ज्यादा संकट में है ना। तो इसीलिए प्रेम और प्रतिरोध को तो मैं मानता हूं कि एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। और अगर आप प्रेम कविता लिखते हैं तो आप एक प्रतिरोध ही खड़ा करते हैं, और प्रतिरोध कविता में भी प्रेम है ना। प्रेम, और यह प्रेम कोई संकुचित या छोटे अर्थों का प्रेम नहीं है ना। उसमें एक गहनता भी है, एक विशालता भी है ना, जीवन के रंग हैं। तो आपकी कविताओं में अनेक रंग है, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपके 4 संग्रह एक साथ आ रहे हैं, और कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं आ रही हैं, वागर, आलोचना, और भी कई पत्रिकाओं की आपने यहाँ चर्चा की। तो मैं आपको इसके लिए बधाई भी देता हूँ। जी, और हाँ, क्यों इतनी कविताओं को आपने क्यों रोक रखा था संग्रह में आने से के लिए? तो आना चाहिए था। अब तो उन लोगों के लिए एक साथ जब आप 4 संग्रह एक साथ आप देंगे,
लोगों तक वो संग्रह पहुंचेगा तो उनके लिए भी दिक्कत होगी कि इन सब, तो मुझे लगता है कि एक अंतराल में चीजें आती रहती तो अच्छा रहता जी 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 है ना। जी, अंतराल ही में लेकिन चीजें आएंगी। लेकिन एक चीज संजय जी मुझे लगता है कि दौर भी है, माने जिस तरह से कोरोना के समय ने प्रिंट को और तमाम मिलने जुलने को, सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों को स्थगित किया है, उसके लिए संकट खड़ा किया है, ऐसे समय में कवियों की सृजनात्मक में लिखना पढ़ना काफी हो रहा है और बड़ी संख्या में सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास भी आ रहे हैं, संस्मरणात्मक लेख जो लोग लिखे जा रहे हैं, तो ये एक मुझे लगता है एक बड़ा सृजनात्मक दौर भी है और इसके द्वारा हम अपने अंदर की जो इस अकेलेपन से या न मिलजुल पाने से जो संकट और समस्याएं पैदा हो रही हैं, उससे हम निपट भी रहे हैं इसके द्वारा, है ना। उससे तो सृजन से जो कहते हैं ताकत मिलती है ना। तो मुझे लगता है कि इस तरह की तो जो सृजनात्मक हमारी गतिविधियां हैं, लेखन है, इससे एक ताकत तो हम लोगों को मिल ही रही है और मैं संजय जी को अपनी ओर से अग्रिम बधाई उनके संग्रह के लिए और कविताओं के लिए देता हूं। और आपको पहली बार मुझे सुनने का मौका मिला, मुकेश जी को तो मैं कई बार सुन चुका हूं, सुनता रहा हूं जनशब्द पर, यहाँ पे और भी जगह पढ़ता भी रहा हूँ। तो मुकेश जी को भी, मिथिलेश जी को भी धन्यवाद देते हुए कि, है ना। तो मैं तो सिर्फ सुनने के लिए आया था, लेकिन मिथिलेश जी छोड़ते नहीं है, कहते हैं कुछ न कुछ बहुत टिप्पणी अच्छी करिए। टिप्पणी की है, बहुत अच्छी टिप्पणी और बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। तत्काल कोई कविता पर तत्काल टिप्पणी करना भी आसान नहीं होता। जी चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद और कौशल नमस्कार। जी शुक्रिया। मुकेश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो आज केवल कविता सुनने आया था। संजय को जी केवल बधाई देना चाहूंगा। संजय ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं आज, और उनकी जो कविताओं में आशावादिता है वो मुझे हमेशा प्रभावित करती है। हम मिलेंगे या नदियां समुद्र से मिलती हैं, या साबुन के छोटे टुकड़े जैसे भी बता रहे थे, तो उसका इस्तेमाल हम रोज के दिनों में करते हैं, हर दिन हम अपने घरों में भी ऐसी देखते हैं। तो संजय जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं और जीवन के इतने सूक्ष्म से निरीक्षण करते हैं वो जीवन का और उन चीजों का, वो प्रभावित करती है। संजय की कविताएं मुझे शुरू से प्रभावित करती है। सिर्फ आज एक जगह मैं हिचक रहा था, मैं फिर से उस कविता को पढ़ना चाहूंगा कि सभी नदियों को समुद्र नहीं मिलते, शायद ऐसा ही कोई वाक्य आया है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि सभी नदियां अंततः समुद्र में ही जाती हैं, क्योंकि एक नदी दूसरी नदी से मिलती है और फिर अंततः गंगा जो जाती है समुद्र तक, या जो भी नदी जाती है गंगा समुद्र तक, तो वो अन्य नदियों का जल समेटते हुए जाती है। तो समुद्र सभी नदियों को मिलता है, कोई ऐसी नदी नहीं जिसको समुद्र नहीं मिलता है, सिर्फ उसका नाम समाप्त हुआ रहता है बीच में। जी और उसका कारण वही है जो हमारे वैज्ञानिक कारण है, जो हमारे पूर्व शास्त्रों ने बना रखा है, कि जिस नदी की गहराई कम होती है तो उस नदी का नाम वहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसे इलाहाबाद, जैसे हम प्रयागराज में है तो वहाँ गंगा का नाम चलता है, और जमुना और सरस्वती का नाम की वो वहां पर कम गहराई है तो उनका नाम समाप्त हो जाता है। लेकिन यमुना और सरस्वती का भी तो आखिर समुद्र से मिलन हो ही जाता है जाकर के गंगा के माध्यम। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मुझे संकोच फिर भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मैं उस कविता को फिर से पढ़ना चाहूंगा और संजय से अनुरोध है कि मेरे व्हाट्सएप पर भी ये कविता वो, एकदम एकदम भैया। तो हाँ, मैं जरूर उसको पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पंक्ति में अटक रहा था। ठीक ठीक है। है। और बाकी बहुत अच्छी कविताएं रही संजय की, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतने अच्छे आयोजन करते हैं और हमें अपने मित्रों से और अपने कवियों से सुनने का अवसर देते हैं। कौशल जी तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं ही, तो मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और कविताएं सुन करके बहुत अच्छा लगा। संजय को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया मुकेश जी। मुकेश प्रत्युष आप धन्यवाद। पटना से जुड़े हैं। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर विजय भारद्वाज कुमार विप्लव शुरू से यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं संजय शांडिल्य को एक बार फिर से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ
उनके संग्रह आए और समय से आए। मैं कौशल किशोर जी का धन्यवाद करता हूँ और तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग लिखावट को सब्सक्राइब जरूर करें, लिखावट के यूट्यूब को, तो आपको नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहेंगे। और जैसा कि संजय शांडिल्य की कविता के 2 शब्द हैं, हम मिलेंगे, तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी और कवि के साथ जल्दी ही। धन्यवाद। धन्यवाद आप जी, सभी प्रणाम। लोगों को भी धन्यवाद। हाँ हाँ धन्यवाद जी, नमस्कार। सभी लोगों को प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये स्टॉप रिकॉर्डिंग जो है कभी कभी छूट जाता है।